तो देखें, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीने लंबे तथा अत्यधिक कुंडलीकृत धागे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, एक सामान्य कोशिका में, ठीक है, गुणसूत्र का बनावट क्या होता है? तो महीन होता है, लंबा होता है तथा अत्यधिक कुंडलीकृत धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। ठीक है, सामान्यतः गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। प्रत्येक गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं प्रत्येक गुणसूत्र के? तो प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला बात करेंगे थे पेलिकल। क्या होता है? पेलिकल। ये गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? पेलिकल। इंग्लिश में भी पेलिकल ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा की बात करेंगे, मैट्रिक्स होता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तीसरा की बात करें, क्रोमोटिड्स। क्या होता है? तीसरा की बात करें, क्रोमोटिड्स होता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलीकृत धागों के समान रचना होती है, जिसे क्रोमोटिड्स या फिर अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रोमोटिड में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलीकृत धागे के समान रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमोनी क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोनी क्रोमनी माता माता। कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोनी माता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमने गुणसूत्र के कितने भागों को देखा? 3 भागों को देखा। सबसे पहले क्या था? पेलिकल। उसके बाद क्या है? मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है? क्रोमोटिड कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? पेलिकल। पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, अब पेलिकल से घिरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं गुणसूत्र के? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र का सामान्यतः आकार कैसा होता है, तो क्या बताएंगे? बेलनाकार। बेलनाकार होता बेलनाकार। है। कैसा होता है? ध्यान में रखेंगे, बेलनाकार होता है। ठीक है, चलिए। प्रत्येक क्रोमोटिड या फिर क्रोमनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वो एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, क्रोमोटिड किसका बना होता है? तो डीएनए एवं हिस्टोन का बना होता है। हिस्टोन क्या है? तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है? तो प्रोटीन का प्रकार है। ठीक है, तो क्रोमोटिड किसका बना होता है? डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर, ठीक है, सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर किनके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, ध्यान रखें, सेंट्रोमियर एक, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर क्या होता है? तो एक सेंट्रोमियर की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि मतलब क्या कर सकती है? गुणसूत्र का आकार निश्चित करती है। ठीक है, तो गुणसूत्र का आकार कौन निश्चित करता है? क्या बताएंगे? सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। तथा कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, स्पाइडल फाइबर्स मतलब तरकु सूत्र से गुणसूत्र का संलग्न भी यही करता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक भाग को बाहु या फिर आर्म कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है इसका? बाहु या फिर बाजू। आर्म कहलाता है। गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र क्या होता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, या दिख रहा है ना आपको? प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? इसका आर्म कहते हैं या फिर इसका बाहु कहते हैं। ठीक है, दोनों बाहुओं के संधि स्थल पे एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन या फिर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं बाहुओं को प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है जिसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे प्राथमिक संकुचन है और फिर यहाँ पे हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक संकुचन कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या है? सेंट्रोमियर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये द्वितीयक संकुचन यहाँ पर भी है, ये पेलिकल है। ठीक है, ये क्या पे? टेलोमियर ये है। चलिए, तो दोनों बाहुओं के संधि स्थल पे एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं में, ठीक है, प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है, इसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग में क्या कहलाता है? अभी हम लोग देखें ना, शीर्ष भाग सबसे ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। आप जो होता है गुणसूत्र से प्रश्न पूछे तो बताओ, मनुष्य में कितना होता है, कुत्ता में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, आलू में कितना होता है, चिंपांजी में कितना होता है, तो मनुष्य में कितना होता है बताइए? 46 गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? मनुष्य में गुणसूत्र की बात करेंगे 46 होता है या फिर 23 जोड़ी होता है। ठीक है, 23 जोड़ी
या फिर 46 की बात करेंगे तो आपको मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितना होता है, 46 होता है। प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, डेस्ट्रोफिला की कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। मक्का के पौधा में कई बार पूछा है 20 गुणसूत्र होता है। मक्का के पौधा में कितने होते हैं गुणसूत्र, तो 20 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं मक्का के पौधे में, 20 होते हैं। टमाटर के पौधा में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए, टमाटर के पौधा में गुणसूत्र कितने होते हैं, टमाटर के पौधा में 24 होते हैं। 24। आलू के पौधे की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, आलू के पौधे की कोशिकाओं में कितने होते हैं, 48 होते हैं। कितने होते हैं आलू के पौधे में, 48 होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र हमेशा जो होते हैं ध्यान में रखिएगा कितने जोड़े में होते हैं, कितने होते हैं, जोड़े में होते हैं। मतलब 23 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑड नंबर में नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, इवन नंबर में होगा, मतलब जोड़ा में होगा। जैसे मनुष्य में 46 है तो मतलब 23 जोड़ा हो गया। ठीक है, ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र है, मतलब 4 जोड़ा हुआ। ठीक है, मक्का के पौधा में बात करेंगे तो 20 गुणसूत्र है, मतलब 10 जोड़ा हुआ। और टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 24 है, जो कि मतलब कितना होगा, 12 जोड़ा हुआ। आलू के पौधे में कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 48 है, मतलब 24 जोड़ा हुआ। ठीक है, ये जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं, इस कारण से ये दोनों समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, इस कारण से दोनों गुणसूत्र को कौन सा गुणसूत्र कहते हैं, समजात गुणसूत्र। होमोलोगियस क्रोमोसोम, मतलब समजात गुणसूत्र। ठीक है, ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिनमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित कहलाते हैं। ठीक है, युग्मक बात करेंगे, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या काई कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिकाओं में गुणसूत्र समूह अगुणित मतलब हैप्लॉइड कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है उसको जरा देखेंगे, यहां से प्रश्न निकलकर सीधा सीधा आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, पौधे में कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। ठीक है, और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि सभी में पर्णहरित पाया जाता है। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि सभी में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में आपको पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्रिका ताराकार सेंट्रोसोम की रचना होती है, जो कोशिका विभाजन में क्या करती है, सहायक करती है। ठीक है, पादप कोशिका में प्राय लाइसोसोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में प्राय क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, लाइसोसोम पाई जाती है, जिसको लाइसोसोम को किसकी थैली कहते हैं, क्या चीज का थैली कहते हैं, क्या बताएंगे लाइसोसोम को, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, जो कि केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में रसधानी या फिर रितिका होती है, जंतु कोशिका में रसधानी या फिर रितिका नहीं होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में रसधानी या फिर रितिका नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में होती है। ठीक है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र या फिर नहीं होते हैं, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या थे, अंतर थे। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। तो बात करेंगे तो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 में किस व्यक्ति ने, ठीक है, स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। किसने ये बात बताई, किसने बताई है, बिल्कुल बिरचू ने। ठीक है, ध्यान, वर्चो ने। ठीक है, बिरचू या फिर वर्चो कहेंगे, बिरचू ने 1855 में सर्वप्रथम बिरचू महोदय ने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। और कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। एक कोशिका से बहुत सारे डॉटर सेल का जन्म होता है, जिसको संतति कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं कार्य क्या करती है, ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों के शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन मतलब फिर से उसका निर्माण करना, नवीन अंगों की वृद्धि तथा लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, सामान्यतः कोशिका विभाजन कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन, 2 प्रकार के होता है। बहुत सुंदर, पहला क्या है, पहला कौन सा होता है, बोलते रहिए। ठीक है, पहला क्या होता है,
समसूत्री होता है, दूसरा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो सामान्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार के, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन पाया जाए जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो सामान्य होता है समसूत्री या फिर अर्धसूत्री। ठीक है, एक और भी होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, असूत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यह विभाजन आदिम जीवों जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब आदिम जीव, आदिम जीव मतलब समझ रहे हैं, मतलब मनुष्य से पहले ही मतलब ये लोग आ गए थे। ठीक है, तो आदिम जीव में देखने को मिलते हैं जैसे किसी जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ, शैवाल में देख सकते हैं। इसमें कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग से एक संतति केंद्रक पहुंचता है। ठीक है, तो हमको इतना बकवास नहीं पढ़ना, हमको बस ध्यान में रखना असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में। इनमें कैसा विभाजन होता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या खुल गया मैं। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, आप चलेंगे समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस शब्द शब्द प्रयोग होता है समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसका प्रयोग सपना 1882 में किसने किया, तो बाल्थर फ्लोमिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया समसूत्री कोशिका विभाजन, बाल्थर फ्लोमिंग के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने कोशिका विभाजन का नाम क्या दिया, तो उन्होंने बाल्थर फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन का नाम क्या दिया, समसूत्री कोशिका विभाजन का नाम क्या है, माइटोसिस। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, माइटोसिस का अर्थ क्या होता है, धागे की तरह निर्माण, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। ठीक है, किसके तरह निर्माण, धागे की तरह निर्माण। ठीक है, वास्तव में माइटोसिस का अर्थ, ठीक है, केंद्रक का विभाजन है। किसका विभाजन है, माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह शब्द केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों का विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन शरीर की कायिक, ठीक है, कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इस प्रकार विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका मतलब डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो इस प्रकार कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका जिसको मदर सेल कहते हैं, ठीक है, तो मदर सेल विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, और समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलते रहती है फिर रुक जाती है, तो निरंतर प्रक्रिया क्या है, निरंतर प्रक्रिया होते ही रहती है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम है जो कई चरणों या फिर अवस्थाओं से उत्पन्न होता है। अध्ययन की सुगमता के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों या फिर अवस्थाओं में विभाजित किया। कितने में, तो 5 चरण में। पहला का चरण को इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, विश्राम अवस्था या फिर पहला चरण कौन होता है, इंटरफेज होता है। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज या फिर इसको इंटरफेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विभाजन विराम अवस्था में होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका किस अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। ठीक है, इस अवस्था में कोशिका के जल योजित होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस अवस्था में आप गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या रीजन क्या है, जल योजित होने के कारण। इस अवस्था में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव में विस्तृत रहता है, परंतु धीरे धीरे यह केंद्रक जाल अस्पष्ट होने लगता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे दूसरा व्यवस्था को कौन सा बोलते हैं, पहला तो रेस्टिंग फेज था, इसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते थे। दूसरा अवस्था कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। क्या होता है, प्रोफेज। ठीक है, समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होने की कोशिका के निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगता है। पहला अवस्था में क्या होता था, उस समय नहीं आ रहा था ना आपको, पहला अवस्था में क्या हो रहा था, पहला अवस्था में आपको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होगा, दूसरी अवस्था में आपको गुणसूत्र नजर आना शुरू होगा। ठीक है, मतलब प्रोफेज में। बात करें इसके पश्चात क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टुकड़े गुणसूत्र होते हैं। कौन होते हैं ये टुकड़े गुणसूत्र होते हैं। मतलब इसमें गुणसूत्र आपको नजर आएगा, पहला में नहीं आ रहा था। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती, जिन्हें क्या बोलते हैं, तब गुणसूत्र पे जो दानेदार रचनाएं होती है उसको क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते थे। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है,
तो प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित। मतलब क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे मतलब सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर सबसे कहाँ पे होता था, सबसे ऊपर में होता था, ठीक है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक मतलब विशिष्ट स्थान होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई में दो अर्ध भागों में विभाजन होता है, परंतु दोनों अर्धभाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक अर्धभाग को अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमोटिड कहते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर फिगर में दिया हुआ था। जंतु कोशिका में तारकाय दो भागों में विभाजित होकर कोशिकाओं के दोनों ध्रुव पर खिसक जाते हैं। अब प्रत्येक तारकाय चारों ओर, ठीक है, अनेक तारक रश्मियां निकलती है। दोनों तारकों के बीच मतलब कोशिका द्रव में कुछ परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप दोनों तारकों के बीच में तर्कु धागों का निर्माण होता है। इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे में मोटे हो जाते हैं। अब पादप कोशिकाओं में तर्कु धागों तो बनते हैं, परंतु तारकाय नहीं बनता है, ठीक है। तो पादप कोशिका में तारकाय नहीं बनता, धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और गुणसूत्र कोशिका के मध्य आ जाते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के गायब होने के साथ साथ प्रोफेज अवस्था भी मतलब क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। तो पहला अवस्था रेस्टिंग था, उसके बाद प्रोफेज आएगा और तीसरा बार क्या आएगा, मेटाफेज आएगा। टोटल ऐसे कितनी अवस्था है, तो टोटल ऐसी 5 अवस्था है, ठीक है। उसके बाद एनाफेज आता है, ठीक है। आप देखें मेटाफेज में क्या होगा, तो समश्रुति विभाजन की इस अवस्था में तर्कु, ठीक है, पूर्ण विकसित हो जाता है तर्कु के बीचों बीच, ठीक है। तर्कु के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र पहले ही तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र खिसक कर तर्कु की मध्यवर्ती रेखा पे, ठीक है, व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु धागों से मतलब क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो इस अवस्था को मेटाफेज कहते हैं, ठीक है। अब चलेंगे चौथा अवस्था। चौथा अवस्था को क्या बोलते हैं, तो एनाफेज के नाम से जानते हैं। चौथा अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो चौथा अवस्था को एनाफेज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो समश्रुति विभाजन की इस अवस्था के हाँ, आरंभ होते ही, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र या सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के, ठीक है, क्रोमोटिड अब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड के मध्य एक तरह का विकर्षण, ठीक है, रिपल्सन पैदा हो जाता है। इसके कारण दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से मतलब क्या होता है, दूर खिंचकने लगता है, ठीक है। तर्कु धागों में भी एक प्रकार का खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे तर्कु धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अतः तर्कु धागों का सिकुड़ना क्रोमेटिडों को एक दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है। इस खिंचाव के फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड कोशिका के दोनों ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, दोनों अंतिम अंतिम हिस्सा में। गुणसूत्र का आकार भी या फिर यू की तरह हो जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र डॉटर सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, डॉटर्स क्रोमोसेल कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा कोशिका का आकार भी या फिर यू आकार जैसा किस फेज में हो जाता है, तो एना फेज में, किसमें होता है, तो एना फेज में होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये विश्राम अवस्था का है, ये प्रोफेज में है, देखेंगे ये देखिए इसमें क्रोमोटेड में है, प्रोफेज में यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये मेटाफेज का है, ठीक है। देखिए ये एनाफेज का है, एनाफेज का है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंतिम वाला जो होता है टेलाफेज होता है, ठीक है। टेलाफेज, तो शुरू से तीनों फेज का नाम बताइए, तो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले कौन था बताइए, विश्रामा सबसे पहले कौन था, सबसे पहले जो था आपका कौन था, विश्रामावस्था था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, विश्रामावस्था को क्या बोला जाता था, ठीक है, इंटरफेज कहते थे। उसके इंटरफेज के बाद प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, हाँ, एनाफेज के बाद कौन सा फेज है, ठीक है, टेलाफेज, ठीक है, ध्यान में रखिए, टेलोफेज कहते हैं, ठीक है, बस यही ध्यान में रखिए, ठीक है। इस अवस्था में संततित गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारकाय के निकट पहुंच जाते हैं। प्रत्येक कोशिका ध्रुव पूल में मौजूद संतति गुणसूत्रों में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीकरण, ठीक है, हाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले फिर लंबे हो जाते हैं और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। केंद्रिका में पुनः प्रकट हो जाती है। इससे साथ साथ गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार एक मातृ केंद्रक से दो संततित केंद्रक बन जाता है, ठीक है ना। एक मतलब मदर सेल से मतलब क्या बनता है, दो डॉटर सेल का निर्माण किस में होता है, तो टेलाफेज में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार एक मतलब एक एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण हुआ, दो का हुआ, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। तो ये अंतिम वाला फेज जो था, टेला फेज होता है, इसमें कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब देखिए साइटोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखें, साइटोकाइनेसिस किसे कहा जाता है? तो केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इनको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। वस्तु कोशिका द्रव्य का विभाजन, वस्तुतः कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है, एनाफेज क्या होता है? एनाफेज अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और टेलाफेज के अंत में कोशिका द्रव्य के बीचों बीच में अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाता है, जिसमें एक संकुचन बन जाता है। धीरे धीरे कोशिका द्रव्य का अंदर की ओर धंसना बढ़ता जाता है, परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है, अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। इस प्रकार, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो अंतिम जो टेला फेज में है, उसमें एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होगा? 2। कितने के? दो का निर्माण होगा। ठीक है, दो। तब जाके कोशिका विभाजन संपूर्ण समझी जाएगी। ठीक है। लेकिन कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो ध्यान रखें, टेला फेज किसमें शुरू हो जाता है? ठीक है, टेला फेज से पहले वाला फेज कौन सा होता है? टेला फेज से पहले वाला कौन सा होता है? टेला फेज से, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या होता है? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज। एनाफेज से ही शुरू होता है, लेकिन मुख्य रूप से अंतिम रूप में कहाँ पे जाता है? टेला फेज में। मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता। पादप कोशिका में तर्कु के बीच में नन्ही नन्ही कणिकाएं एकत्रित होकर आपस में संयोजित होकर कोशिका पट्टिका का निर्माण करती है। इस कोशिका पट्टिका दोनों ओर से सेलुलोज की दीवार बन जाती है। ठीक है, किसकी दीवार बनती है? तो सेलुलोज की दीवार बनती है। इस प्रकार दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो पादप की बात करेंगे, जंतु में दो संतति कोशिका का ही निर्माण होता है। ठीक है। और अंतिम वाला जो है समसूत्री। ठीक है, समसूत्री की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस। ठीक है, मायोसिस। समसूत्री विभाजन द्वारा एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिका का निर्माण होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं के अणु मातृ कोशिकाओं के समान ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह विभाजन सभी सजीवी में वृद्धि का आधार होता है। सजीवों में घाव का भरना और अंगों का पुनरुद्भवन, ठीक है, इसी विभाजन के फलस्वरूप संभव होता है। तो शरीर का घाव का भरना या फिर नए शरीर का अंगों का पुनरुद्भवन किसके वजह से होता है? तो समसूत्री विभाजन की वजह से होता है। किसके विभाजन से होता है? समसूत्री विभाजन के होता है। ठीक है। आप चलेंगे अंतिम वाला अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? बीजमैन ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? बीजमैन नामक वैज्ञानिक की थी। परंतु इनका नामकरण मियोसिस किसने दिया था? किसने दिया? फार्मर तथा मुरे ने। किसने दिया था? फार्मर तथा मुरन ने 1905 में। इस प्रकार कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो केवल जनन कोशिका में होता है। ठीक है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः जनन कोशिका में आपको कौन सा कोशिका विभाजन होता है, क्या बताएंगे? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आपको किसमें होता है? तो जनन कोशिका में होता है। ठीक है। किसमें होगा? तो मुख्यतः स्पर्म में, ठीक है, शुक्राणु या फिर अंडाणु में, या फिर बात करेंगे पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार इस कोशिका विभाजन में को, ठीक है, न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है। तो न्यूनकारी कोशिका विभाजन किसको कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन, तो ध्यान रखेंगे मेयोसिस। ठीक है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? जब आधा हो जाता है जिनको क्या बोला जाता है? युग्मक जनन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। युग्मकों में समान गुणसूत्र की संख्या अधिक की संख्या मौजूद रहती है, इस कारण इसे अगुणित कोशिका भी कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। क्या होती है? तो केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। शुक्राणु एवं अंडाणु संयोजित होकर, ठीक है, युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, युग्मनज मतलब जाइगोट में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जहां पे आधा हुआ था फिर से इसमें द्विगुनी हो जाएगा, इसे द्विगुणित कोशिका कहते हैं। जब आधा होगा तो क्या बोलते हैं इसको? इसको युग्मक जनन कहा जाता है। जब दुगुना हो जाएगा
तो द्विगुणित कोशिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब फिर से पूरा हो जाएगा था द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका में आधे गुणसूत्र माता से तथा आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं आधा आधा? तो आधा माता से, आधा पिता से। इस प्रकार कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका के निर्माण होता है। इसमें कितने होता है? इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक, आप देखोगे इसे क्या, एक मातृ कोशिका से कितने संतति कोशिका का होगा? 4। एक मदर सेल से 4 होता है इसमें, ठीक है। असूत्री कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। प्रथम विभाजन के विषम रूपी विभाजन तथा या ह्रास रूपी, ह्रास विभाजन का रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तब दूसरे विभाजन को समरूप विभाजन, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। दो संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में विश्रामावस्था होता है, जो जीवन अथवा जीवन अवस्था, इस अवस्था पे G2 अवस्था में विभक्त होता है, ठीक है। तो दो संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बीच में क्या होता है? तो विश्राम अवस्था होता है, इसको इंटरफेज कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। उसको किस नाम से जानते हो? इसको जीवन अवस्था, जीवन अवस्था, या फिर एस अवस्था, या फिर G2 अवस्था के में विभक्त होता है। समसूत्री विभाजन के एस अवस्था जैसा अर्धसूत्री में एस अवस्था में भी डीएनए का संश्लेषण होता है। अर्धसूत्री विभाजन का विश्राम अवस्था में G2 अवस्था के पश्चात प्रारंभ होती है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया को निम्नलिखित अवस्थाओं में भी बांट सकते हैं। ऊपर हम लोग 5 में बांटे थे, इसमें देखते क्या होता है। पहले क्या होता है? विषम रूपी विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? यह निम्नलिखित चरणों से उत्पन्न होता है, देखेंगे इसको। सबसे पहले इसमें प्रोफेज होता है, ये एक लंबी अवस्था है, ठीक है, ध्यान रखें क्या है, एक लंबी अवस्था है। माइटोसिस की तुलना में मियोसिस की पूर्वावस्था काफी लंबी होती है। यह 5 विभिन्न चरणों में भी आपको उत्पन्न होता है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले लेप्टोटीन होता है। क्या होता है इसमें? सबसे पहले लेप्टोटीन, यह एक छोटी अवस्था है। लेप्टोटीन कैसी अवस्था है? ये एक छोटी अवस्था है। इसमें गुणसूत्र लंबे एवं कैसे होते हैं? पतले हो जाते हैं। कैसे होते हैं? इसमें गुणसूत्र लंबे एवं पतले हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमेता। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोनिमेता कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। क्रोमोमियर स्पष्ट हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तरह द्विगुणित हो जाती है, ठीक है। दूसरा अवस्था कौन है? जाइगोटीन है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और वे लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। इन जोड़ों गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है? बाई बाई बाइबल बाइबैलेट्स, क्या बोलते हैं? बाइबैलेट्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। तंतु एवं एस्टर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था के बाद का पैकेटीन है, ठीक है। इस अवस्था में जोड़े गुणसूत्र सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़े गुणसूत्र का प्रत्येक लंबाई में विभाजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र में 4 क्रोमोटिड्स हो जाते हैं और यह एक, ठीक है, टेट्रा बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? टेट्रा बैलेंस कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र कितने क्रोमोटिड्स बनाएंगे? 4, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? टेट्रा बैलेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 मातृ तथा 2 पित क्रोमोटिड्स होते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पित क्रोमोटिड्स होते हैं। कभी कभी मातृ और पृथ क्रोमोटिड एक या ज्यादा स्थानों पर एक दूसरे में क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पृथ क्रोमोटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमोटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमोटिड के टूटे हुए से फिर जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तीसरा कौन है? डिप्लोटीन है। इस अवस्था का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जिस समय, ठीक है, बाई बैलेंस के समझात गुणसूत्र विभाजित होकर, ठीक है, टेट्रा बैलेंस बना होता है, ठीक है। समझात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दोनों सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे होते हैं। ऐसे स्थानों को, ठीक है, काय एजेमता, क्या बोलते हैं इसको? का एजेमता के भी कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? डाय क्या बोलेंगे? जो डाय काइनेसिस, ठीक है। इस अवस्था में बाई बैलेंस और, ठीक है, अधिक छोटे व मोटे हो जाते हैं और केंद्र की ओर दीवार के निकट चले जाते हैं। केंद्रक कला एवं केंद्रक लुप्त हो जाती है, ठीक है। सेंट्रियोसोम अलग हो जाती है और तर्क तंतु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। काय एजेमता की संख्या कम होने लगती है, ठीक है। तो सबके सब प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको आप लोग घर से एक बार और भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप
देखेंगे यहाँ पे मेटाफेज वन, ठीक है, यहाँ पे दूसरा अवस्था कौन है, मेटाफेज वन। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में प्रत्येक बाई बैलेंस के सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तर्क तुर्क तंतुओं के बीचों बीच जुड़े रहते हैं। एक का, ठीक है, एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के सामने स्थित होता है। इस प्रकार बाई बैलेंस तर्कों के बीचों बीच अर्थात मध्य रेखा पे क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे एनाफेज वन होता है, क्या होता है इसमें, इस अवस्था में बाई बैलेंस के सदस्य विकर्षण के फलस्वरूप कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगती है। इस प्रकार जोड़े गुणसूत्र, दोनों गुणसूत्र बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और कोशिका के दोनों ध्रुवों पे मतलब क्या होता है, चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, टेलाफेज वन है, ठीक है। यह क्रिया समसूत्री विभाजन की अंत्यावस्था में समान होती है, जब प्रत्येक गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड एल या वी आकार में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर ही है, या उसी प्रकार से जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन में होता था अर्धसूत्री में भी उसी प्रकार से होगा। इसके परिणाम स्वरूप दो संततित कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं की मतलब क्या होती है, सीधा मतलब हाफ होगा, आधा होगा, ठीक है। अब होता है इंटरफेज की बात करें, विश्रामावस्था। इसमें क्या होता है, तो ह्रास विभाजन एवं समसूत्र विभाजन के बीच की अवस्था को विश्रामावस्था कहते हैं। इस अवस्था में डीएनए का अनुलिपीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसके शीघ्र पश्चात कोशिकाएं समसूत्री विभाजन की अवस्था में चली जाती है, ठीक है। आप देखेंगे समरूप विभाजन, ठीक है, ये क्या होता है, तो समरूप विभाजन या फिर समसूत्र विभाजन भी इसको कहते हैं। ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। यह समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, इसमें समसूत्री विभाजन की तरह अवस्थाएं होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन का प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में भी चार अवस्थाएं होती है। इसमें प्रोफेज टू है, मेटाफेज टू है, ठीक है। प्रोफेज टू देख लीजिए, इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल संग्रहित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है और गुणसूत्र छोटे और क्या होते हैं, घने हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज टू में क्या होता है, तो इस अवस्था में केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर दो भाग में विभक्त हो जाते हैं किंतु वे अलग नहीं होते, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड केवल द्विगुणित सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तर्कु बन जाती है और गुणसूत्र तर्कु के मध्य मतलब क्या होता है, रेखा या फिर सेंट्रोमियर द्वारा क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप दूसरा तीसरा फेज क्या है, एनाफेज टू है। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और एक गुणसूत्र दोनों क्रोमेटिड्स अलग होकर दो गुणसूत्रों में बना लेता है। नए निर्मित गुणसूत्र तर्कु के विपरीत ध्रुवों पे क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया, बाकी कल हम लोग विषाणु से हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सारा जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे घटना चक्र साइंस से देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। टेलाफेज दो में क्या होता है देखेंगे, इसमें तो ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है। केंद्रिका का निर्माण पुनः हो जाता है। इस प्रकार एक अगुणित केंद्रक के चार अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा एक कोशिका के दो कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार अश्रुति विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका 2n से, ठीक है, 2n से चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब दो से मतलब कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन का निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहले क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या होता है, तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु एवं अंडाणु जनन कोशिकाएं बनते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। निषेचन के बाद बनी काई कोशिकाओं में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है जो मानकों के सामान्य संख्या होकर पहली आधी होती है, फिर जाके मतलब क्या होता है, निषेचन के बाद बनी काई कोशिकाओं में फिर से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, दुगुनी हो जाती है। दूसरा क्या, अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स। असूत्री विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप नर जनन और मादा जनक के गुणों का भली भांति मिश्रण होता है। इससे संतान के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है, ठीक है। अब हमको मुख्यतः समझना क्या, समसूत्री विभाजन और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन अंतर क्या है, ठीक है। एक काई कोशिकाओं में होता है, किसमें होता है, एक काई कोशिकाओं में होता है जिसके फलस्वरूप जीवों, पौधे एवं जंतु में वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। तो समसूत्री विभाजन में ही क्या होता है,
पौधे एवं जंतु के टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। ध्यान में, अर्धसूत्रीय विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके द्वारा जीवों, पौधे एवं जंतुओं के एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो इसमें मरम्मत होता है, इसमें क्या होता है, गुण का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। यह विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है, ये विभाजन दो चरण में होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन एक चरण में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन कितने चरण में होंगे, तो दो चरणों में होते हैं, ठीक है। इस विभाजन में क्रॉसिंग दो। ओवर नहीं होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है। इस विभाजन में पूर्वावस्था काफी बड़ी होने से उसे 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते, इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं। इस विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिसे युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। इस विभाजन में संततित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर रह जाती है, और इस विभाजन में संततित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों से आधी रह जाती है, फिर दोगुनी हो जाती है, ठीक है। इसमें अर्ध गुणसूत्र लंबे एवं पतले होते हैं, इसमें अर्ध गुणसूत्र छोटे एवं मोटे होते हैं, ठीक है। अब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य पाई जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में प्रथम अंत्यावस्था के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है, ठीक है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संततित कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप चार संततित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में चार संतति कोशिका और समसूत्री विभाजन में दो संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखेंगे। फ्लेमिंग ने 1882 में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। उन्होंने सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द का नाम इसने दिया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किसने किया, तो फ्लेमिंग ने किया। कब किया, 1882 में। इन्होंने ही माइटोसिस शब्द का नाम इसने ही दिया था, ठीक है। अब फार्मर एवं मुरे ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन शब्द दिया था, ठीक है। ध्यान में, समसूत्री विभाजन की बात करें किसने, तो फ्लेमिंग ने, और फार्मर एवं मुरे ने अर्धसूत्री, ठीक है। स्केंडर ने सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन का शब्द दिया, ठीक है। तो कार्योकिनिक्स जो होता है केंद्रक विभाजन, इस नाम किसने दिया, स्केंडर ने दिया। किसने दिया, स्किनेडर ने दिया, ठीक है। व्हाइटमैन ने सर्वप्रथम 1887 में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, का नाम दिया, ठीक है। तो साइक्लोसाइनिन जिसको कहते हैं, साइकोसाइनिन, तो कोशिका द्रव्य विभाजन का नाम किसने दिया, व्हाइटमैन ने। किसने दिया, व्हाइटमैन ने, ठीक है। केंद्रक विभाजन स्किनेडर ने, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन फार्मर एवं मुरे ने, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे, ठीक है, माइटोसिस की बात करेंगे, फिर समसूत्री विभाजन की बात करेंगे, किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा, तो ध्यान रखें, विषाणु होगा। आगे का चैप्टर सब आसान है, ठीक है। विषाणु जीवाणु जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले कोशिका विभाजन के सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो कल का होमवर्क आप लोग का रहा क्या रहा, तो आपको लोग को क्या करना है, तो